हेलो एवरीवन। इस वीडियो में भी फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी ईएम वेव्स की प्रीवियस क्वेश्चंस पे, जिसमें हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे। यहाँ पर हम 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ईएम वेव को कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो, ईएम वेव की स्पीड निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है C = E0 बाई B0 और एक फॉर्मूला होता है C = 1/μ0 ये हमें दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने पूछा है कि हाउ द स्पीड ऑफ ईएम वेव इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, C = E0 बाई B0, कि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, नीचे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का, नीचे मैग्नेटिक फील्ड का, और इन दोनों के रेशियो से हमारे पास आती है स्पीड ऑफ लाइट। तो इन दोनों के रेशियो से हम स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट का आंसर होगा C = E0 बाई B0। ठीक है, तो यहाँ पर तो हाउ इज स्पीड ऑफ ईएम वेव कैलकुलेटेड, C = E0 बाई B0। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इलस्ट्रेट बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स हाउ कैन यू शो दैट ईएम वेव्स कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमने लर्न की थी। सबसे पहले कौन सी वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स। सबसे पहले होती हैं हमारे पास रेडियो वेव्स। ठीक है, तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर माइक्रोवेव्स आएगी हमारी, फिर हमारी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज एंड गामा रेज। तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, और वेवलेंथ इनका रिवर्स ऑर्डर फॉलो करती है। तो हमें बताना है कि कोई भी एग्जांपल देके कि जो ईएम वेव्स हैं उनके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों चीज़ होती हैं। तो देखो, मैं एग्जांपल लेती हूँ रेडियो वेव्स का। ठीक है, रेडियो वेव्स का यूज किस लिए करते हैं हम, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, है ना। तो जो अगर मान लो हम लोग ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, हम मान लो वो सुन रहे हैं रेडियो, हम मान लो रेडियो ही सुन रहे हैं। ठीक है, तो रेडियो सुनने में हमारे पास क्या आती है, वो साउंड की फॉर्म में हमें सुन रहा है ना, वो क्या है, एनर्जी। और वो एनर्जी कौन लेकर के आया, रेडियो वेव्स क्या है हमारी, ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स ने क्या कैरी किया, जो हमें सुनाई दी, साउंड एनर्जी। इसका मतलब जो हमारी ईएम वेव्स हैं वो क्या कैरी कर रही हैं, एनर्जी को कैरी कर रही हैं। और वो किसी ने, अभी मैंने जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी तो उसमें भी एक मेन चीज़ थी ना, स्पीड। सारी की सारी ईएम वेव्स किस स्पीड से मूव करती हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो जब भी कोई चीज़ मूव करेगी तो उसके पास मोमेंटम तो होगा ही होगा। मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताएं मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है P = mv। जिस भी चीज़ के पास वेलोसिटी है उसके पास मोमेंटम तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके पास, हमारे पास वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज c, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इस स्पीड से मूव करेंगी, तो इनके पास मोमेंटम तो होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेडियो वेव्स क्या कैरी करती हैं हमारे पास, एनर्जी। तो ये हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं दे कैरी एनर्जी एंड दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो दे ऑल्सो हैव मोमेंटम। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
इन विच सिचुएशन इज देयर डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट, कि हमारे पास सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट होना चाहिए, कंडक्शन करंट नहीं होना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और कंडक्शन करंट क्या होता है। देखो, कंडक्शन करंट वो होता है जो वायर में से फ्लो करता है, मतलब जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत पड़े, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़े फ्लो करने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट करंट वो होता है जो किसी गैप में से फ्लो करता है। ठीक है, मान लो ये आपकी दो कैपेसिटर प्लेट है, इनके बीच में जो करंट है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, जो गैप में से फ्लो कर रहा है उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो कौन सी सिचुएशन है हमारी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, कंडक्शन करंट नहीं होता। तो देखो, जब हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है या डिस्चार्ज किया जाता है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। देयर इज़ नो कंडक्शन करंट ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, क्योंकि ये जो करंट है वो किसके बीच में फ्लो कर रहा है हमारा, बिटवीन द गैप ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट करंट कब होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट, नो कंडक्शन करंट ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो नेक्स्ट, द चार्जिंग करंट फॉर अ कैपेसिटर इज 0.25 एम्पियर, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये है मान लो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, यहाँ पर ये बैटरी से जुड़ी हुई है, तो इसमें ये करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये करंट जो आई फ्लो कर रहा है ये कौन सा करंट है, वायर में से फ्लो कर रहा है, आईसी कंडक्शन करंट। तो इन्होंने पूछा है अगर आईसी की वैल्यू 0.25 है तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसके बीच का करंट क्या होगा। तो देखो, जो करंट आईसी यहाँ से गया है वही तो आईसी यहाँ से आएगा, है ना। तो ये आईसी यहाँ से इतना आ गया, यहाँ से भी आईसी इतना ही आएगा। तो बीच में ये आईसी, इसी आईसी को तो हमने बीच में क्या बोल दिया, आईडी। तो जितना यहाँ पर आईसी जाएगा उतना ही इस गैप के बीच में क्या हो जाएगा, हमारे पास डेवलप हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि भाई अब यहाँ पर चेंज थोड़ी हो सकता है बीच में, अब यहाँ से भी आईसी गया, यहाँ से भी आईसी उतना ही वापस आ गया 0.25 एम्पियर, तो उतना ही दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में आईडी क्या हो जाएगा बच्चों, जनरेट हो जाएगा हमारा। और इसको इसी और हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन भी करते हैं जो पूछा भी जाता है 2 मार्क्स में, क्या इज कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है, यस। तो ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन भी है। तो हमेशा ही हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके इक्वल होगा, कंडक्शन करंट की इक्वल होगा। तो आई सी इक्वल टू आई डी। तो जो वैल्यू हमारे आई सी की है अगर ये 0.25 एम्पियर है तो उतना ही हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। In which direction do the electric and magnetic field vectors oscillate in an electromagnetic wave propagating along x-axis? इन्होंने कहा है कि जो वेव है वो x एक्सिस के अलोंग जा रही है। देखो, पहले भी हमने ये बात डिस्कस की है MCQ में भी, V इज इक्वल टू E क्रॉस B। जो हमारे V, E और B हैं ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। अगर V प्रोपेगेट कर रही है x में, मतलब x को कौन रिप्रेजेंट करता है, I, है ना। तो इसका मतलब इनमें से एक किस में होगा, I कैसे आएगा, I किसकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है, J क्रॉस K की। देखो ये I है तो इनमें से तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो एक J होगा और एक K होगा। बट J E ही क्या होगा, J, और B ही क्या होगा, K, बायस हो, क्योंकि J क्रॉस K ही I होता है।
अगर मैं इस ई को के ले लूँ, मैं यहाँ पर के ले लूँ, यहाँ पर जे ले लूँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो के क्रॉस जे होता है बेटा वो माइनस आई होता है, तो उसके लिए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइनस एक्स एक्सिस। बट इन्होंने क्या दे रखा है? प्लस एक्स एक्सिस। और प्लस एक्स एक्सिस कब पॉसिबल है? जब हमारा ई किस में हो? जे में, मतलब वाई में, बी किस में हो? जेड में। क्लियर? दोबारा देखो कि हमें पता है जो हमारे पास v होता है दैट इज ई क्रॉस बी, और हमें दिया गया है जो v है वो x में है, तो x का मतलब, इसका मतलब ये y में होगा और ये z में होगा। ठीक है, y z का मतलब कि यहाँ पर i तब आता है, i होती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ j क्रॉस k। हम इसको k क्रॉस j नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते j क्रॉस k? क्योंकि k क्रॉस j माइनस आई होता है जो रिप्रेजेंट करेगा माइनस एक्स एक्सिस को, बट हमें क्या चाहिए? प्लस एक्स एक्सिस। तो प्लस एक्स एक्सिस के लिए क्या आएगा? j क्रॉस k। होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।